हेलो फ्रेंड्स, आज अपन ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर कैसी होती है, उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो देखते हैं कि जो हीमोस्टेसिस मींस अरेस्ट हो जाता है वो ब्लीडिंग का व्हेन ए ब्लड वेसल्स इंजर्ड। जब अपनी बॉडी के अंदर जो कोई भी ब्लड वेसल्स हो गई उसके अंदर इंजरी हो जाती है तो जो ब्लड क्या होता है वो एस्केप आउट होने लगता है, बाहर निकलने लगता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो एक्स्ट्रा ब्लड लॉस होने लग जाता है अपने बॉडी के अंदर, तो हीमोस्टेसिस मैकेनिज्म होगी वो क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। हीमोस्टेसिस मैकेनिज्म क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। एंड और जो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है वो हो जाती है अपनी बॉडी के अंदर। तो जो अब कभी आपने सोचा होगा कि अपनी जो नॉर्मल बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होता है उसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग क्यों नहीं होती है, तो उसके रीजन देता हूं मैं आपको आज। फर्स्ट रीजन हो गया इसका कि नेचुरल एंटी कोएगुलेंट हिपेरिन प्रेजेंट। जो नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है वो कौन सा होता है, हिपेरिन। वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसलिए क्या होता है, एक तो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट नहीं होती है जो नॉर्मल सर्कुलेशन के अंदर। और जो नेक्स्ट रीजन हो गया वो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हो गए, क्लॉटिंग फैक्टर्स। जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हो गए वो क्या हो गए, इनएक्टिव हो गए नॉर्मल सर्कुलेशन के अंदर। ये एक्टिव कब होंगे, जब अपनी बॉडी के अंदर या जो ब्लड वेसल्स के अंदर कोई भी इंजरी होगी किसी भी प्रकार की, तब ये क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। और थर्ड बात करें तो थर्ड हो गया जो अपनी हार्ट से जो ब्लड है वो स्मूथली क्या हो गया आएगा ब्लड वेसल्स के अंदर। जो स्मूथली आएगा तो क्या कम फ्रिक्शन लगेगा वेसल्स के अंदर। अब स्टेजेस के बारे में अपन स्टडी करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म की स्टेजेस। अब अपन ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म की स्टेजेस देखते हैं। स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, या इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। इनको क्या बोल सकते हैं कि जो ब्लड क्लॉटिंग होती है ना उसकी कौन कौन सी मैकेनिज्म होती है जिनके द्वारा ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो फर्स्ट मैकेनिज्म या फर्स्ट स्टेज की बात करें तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होगी, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। जब अपनी बॉडी के अंदर जो कोई ब्लड वेसल्स हो गई उसके अंदर कोई इंजरी हो जाएगी, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो जाएगी, ये ब्लड वेसल्स हो गई, यहाँ पे कोई इंजरी हो गई तो ब्लड वेसल्स इंजरी हो जाएगी तो जो प्लेटलेट्स हो गई क्या होगी, वो रिलीज करेंगी किसका, सीरोटोनिन को। सीरोटोनिन को क्या वो रिलीज करेंगी, इसका रिलीज करेंगी सीरोटोनिन का। सीरोटोनिन को क्या बोलते हैं, 5-HTP बोलते हैं सीरोटोनिन का। जो सीरोटोनिन होता है ना वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, जो वेसल्स होती है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये फर्स्ट मैकेनिज्म होगी बॉडी के अंदर। अब सेकंड मैकेनिज्म होगी वो क्या होगी, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। सेकंड मैकेनिज्म में क्या होगा, जो प्लेटलेट्स है ना उनका, वो प्लेटलेट्स क्या कर लेंगी, एक प्लग का फॉर्मेशन कर लेंगी। जो यहाँ पे जो अपनी ब्लड वेसल्स होगी, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुई, इंजरी हो गई ब्लड वेसल्स में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो प्लेटलेट्स हो जाएगी वो एक्टिव हो जाएंगी। और जो बहुत सारी प्लेटलेट्स आकर यहाँ पर क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएंगी और टेम्पररी क्लॉट का क्या कर ली, क्लॉट फॉर्मेशन। टेम्परेरी क्या कर लेगी, क्लॉट का क्या कर लेंगी, फॉर्मेशन कर लेंगी। अब थर्ड स्टेप की बात करें अपन, ब्लड क्लॉटिंग।
ब्लड क्लोटिंग, थर्ड में क्या होगी, ब्लड क्लोटिंग कैसे क्या होती है। तो इसके अंदर भी अलग अलग स्टेज होगी। तो इसके अंदर फर्स्ट होगी जो प्रोथ्रोम्बिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, वो कन्वर्जन हो गया किसके अंदर, थ्रोम्बिन के अंदर। इसके अंदर जो प्रोथ्रोम्बिन हो गया वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर थ्रोम्बिन में। और नेक्स्ट हो गया कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन का इनटू फिब्रिन। इसके अंदर जो फिब्रिनोजन हो गया वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके अंदर थर्ड स्टेप हो गई वो स्टेबल क्लोट फॉर्मेशन। जो यहाँ पे प्लेटलेट्स पर जो इंजरी साइट वहां पर ये फिब्रिन क्या करेगा, यही क्या करता है, स्टेबल क्लोट का फॉर्मेशन कराता है। मतलब जो यहाँ पर क्या कर लेगा, परमानेंट यानी कि जो टेम्परेरी क्लोट की जगह क्या बन जाएगा, एक परमानेंट क्लोट बन जाएगा। और अब फोर्थ स्टेज की बात करें अपन, तो इसके अंदर फोर्थ स्टेज के अंदर क्लोट रिट्रैक्शन, क्लोट रिट्रैक्शन के अंदर जो क्या हो गया, जो कोई अब जो इंजरी हो गई थी ना ब्लड वेसल की, वो जहाँ पे क्या बन गया था, क्लोट बन गया था। अब वो क्लोट यहाँ पे स्टेबल हो गया, मतलब ये परमानेंट क्लोट बन गया। अब वो परमानेंट क्लोट बन गया तो वो हटेगा या, तो जो क्या हो गया इसके अंदर जो क्लोट हो गया ना वो श्रिंक होने लग जाएगी। जो मतलब क्लोट की साइज हो गई ना इस क्लोट की, वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होने लग जाएंगी। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, क्लोट रिट्रैक्शन के अंदर ये क्लोट की साइज क्या हो जाएगी, कम होने लग जाएगी। अब फिफ्थ हो गई फिब्रिनोलाइसिस। फिब्रिनोलाइसिस, अब फिब्रिनोलाइसिस की बात करें, जो ये फिब्रिन जो क्या बना रहा था, जो फिब्रिन हो रहा था ना वो क्या बना रहा था, स्टेबल क्लोट का फॉर्मेशन कर रहा था। तो ये फिब्रिनोलाइसिस, इसके अंदर जो फिब्रिनोलाइसिस जो परमानेंट क्लोट था ना वो प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन हो गया, प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन में एक्टिवेट हो जाएगा इसके अंदर। और वो जो फिब्रिन की जो क्लोट था परमानेंट, वो धीरे धीरे क्या होता है, डैमेज होने लग जाते हैं, मतलब वो टूटने लग जाता है। या और जो एंडोथीलियम हो गई, एंडोथीलियम वो क्या हो जाएगी, रिपेयर होने लग जाएगी। और जो क्लोट है ना इसके अंदर फिब्रिन वो परमानेंट, वो क्या धीरे धीरे हटने लग जाएगा। और जो एंडोथीलियम होगी वो पहले की जैसे हो जाएगी इसके अंदर, और जो ये मतलब रिपेयर करना वो अभी इसका ये स्टार्ट हो जाएगा, ये उसकी होगी। अब अपन बात करेंगे इसके अंदर कि जो प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कैसे कन्वर्ट होता है, अगली क्लास में। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि प्रोथ्रोम्बिन है ना थ्रोम्बिन में कैसे कन्वर्ट होता है, और फिब्रिनोजन फिब्रिन में कैसे कन्वर्ट होता है, और जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं उनकी अपन बात करते हैं। अब नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं क्लोटिंग फैक्टर्स। तो क्लोटिंग फैक्टर्स हो गए, वो नंबर्स में कितने हो गए, 13 हो गए। तो अब देखते हैं कौन कौन सी क्लोटिंग फैक्टर्स हो गए। फर्स्ट क्लोटिंग फैक्टर हो गया, वो क्या हो गया, फिब्रिनोजन हो गया। सेकंड हो गया प्रोथ्रोम्बिन हो गया, सेकंड क्लोटिंग फैक्टर। थर्ड हो गया वो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया। फोर्थ हो गया कैल्शियम आयंस हो गया। फिफ्थ हो गया प्रोएसिलरीन हो गया फिफ्थ। और सिक्स्थ हो गया वो एब्सेंट होता है। सेवंथ हो गया वो प्रोकन्वर्टीन हो गया। सेवंथ नंबर का जो क्लोटिंग फैक्टर है। 8 नंबर का AHF, AHF को बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। 8 को क्या बोलेंगे, AHF, AHF एंटी हीमोफिलिक
फैक्टर बोलेंगे। 9th नंबर का हो गया वो क्रिसमस फैक्टर हो गया। 10th नंबर का हो गया वो स्ट्यूअर्ट फैक्टर हो गया। 11th नंबर का होगा पीटीए प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट हो गया। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट हो गया। 12th नंबर का हो गया हेगमैन फैक्टर हो गया। और 13th नंबर का हो गया वो फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। 13 नंबर का कौन सा है? फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर हो गया। अब जो ब्लड क्लोटिंग के लिए अपन जो कोई भी व्यक्ति की सर्जरी करते हैं तो सर्जरी से पहले बीटी सीटी, ये तो आपने कभी सुना ही होगा नाम। बीटी हो गया ब्लीडिंग टाइम, जो नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम हो गया वो 2 से 5 मिनट का होता है। और सीटी का मतलब हो गया क्लोटिंग टाइम। तो ये कितना होता है नॉर्मल? 2 से 4 मिनट का होता है। और जो प्रोथ्रोम्बिन हो गया वो प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होना वो कितनी देर में हो गया? वो 30 सेकंड के अंदर होता है। 30 सेकंड के अंदर, 15 से 30 या 30 सेकंड के अंदर हो गया। ये हो गए क्लोटिंग फैक्टर्स, जो क्या होते हैं अपनी जो ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म होते हैं, जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं वो ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म होते हैं उसके अंदर हेल्प करते हैं। ये क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं कब? जब बॉडी के अंदर जो या ब्लड वेसल्स के अंदर कब इंजरी हो जाती है ना, तब ये क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। तो ये हो गया ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स।